बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। इको 401 का लेक्चर 1 है हमारा। तो वीजू ने इकोनॉमिक का पेपर पैटर्न जो वो चेंज कर दिया। अभी जस्ट आपका पेपर एमसीक्यूज बेस होगा। अभी आपको शॉर्ट और लॉन्ग को रट्टा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। जो पॉसिबल एमसीक्यूज हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ और साथ-साथ आप हैंड आउट को भी एक बार रीड कर लीजिएगा। ऐसा नहीं होता कि वीजू एज़ इट उठा के सारा एमसीक्यूज बना के दे देते हैं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो वो क्या होता है कि अगर कोई भी और एग्जांपल वो खुद से बना के नीचे ऑप्शन दे देते हैं, तो आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू जो हमारा वो क्या है कि इकोनॉमी इज नॉट अ नेचुरल साइंस। इकोनॉमिक हमारी नेचुरल साइंस नहीं है और ये एमसीक्यूज बहुत बार आ चुका है। नेचुरल साइंस हमारी क्या होती है, आपके इर्द गिर्द जो कुदरती चीजें होती हैं जैसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री, जिन्हें आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, वो आपकी नेचुरल साइंसेज होती हैं। लेकिन इकोनॉमिक जो है वो आपकी नेचुरल साइंस नहीं है, ये आपकी सोशल साइंस है। क्या है सोशल साइंस? सोशल साइंस आर कनेक्टेड विद द स्टडी ऑफ पीपल इन सोसाइटी। इसमें आप लोगों को स्टडी करते हैं कि सोसाइटी के अंदर लोग कैसे कनेक्ट होते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। वही बात आ गई कि हम इसे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अभी आपको किसी इंसान का बिहेवियर चेक करना है तो आप लेबोरेटरी में तो नहीं कर सकते ना। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज बन सकता है, वो क्या है कि इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ हाउ द पीपल एंगेज और सर्व इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड एंड सर्विस इन सोसाइटी। यानी इकोनॉमी क्या चीज़ है कि आप गुड और सर्विसेज कैसे बनाते हैं, कैसे कंज्यूम करते हैं, उस पे काम करती है। द टर्म इकोनॉमिक्स केम फ्रॉम द ग्रीक फॉर ओकोस यानी हाउस एंड नोमोस कस्टम और लॉ। ये भी आपका एमसीक्यूज बन सकते हैं। कौन का क्या मतलब होता है हाउस और नोमोस यानी कस्टम और लॉज हो गए आपके। और ये क्या चीज़ है कि आपके घर के अंदर किस तरह के कानून और रवाज होते हैं। अभी आप डिसाइड करते हैं ना कि अगर कोई चीज़ महंगी होगी तो आप वो नहीं लेना चाहते या आप वो नहीं ले सकते, तो आप क्या करते हैं, आप कोई उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं कि आपकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और महंगी भी ना हो। या अगर कोई चीज़ मार्केट में आना खत्म हो गई है तो आप क्या करते हैं, उसकी जगह कोई और ऐसी प्रोडक्ट आप ले लेते हैं जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर सकती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है द साइंस वी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। यानी इकोनॉमिक में हम ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्कार्स मीन व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। वही बात है कि अगर कोई चीज़ मार्केट में महंगी हो गई है या आना बंद हो गई है तो आप उसका अल्टरनेटिव कुछ ले लें, ठीक है, जिससे आपकी जरूरत जो है पूरी हो जाए। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास वो क्या है, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है कि कितनी ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की, तो दो होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपकी कौन सी होती है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आप देखते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है ना, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है और हम ऐसा मिलकर ऐसा क्या करें कि वो प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाए, ठीक है। यानी आपको आप देखते हैं कि आपके सोसाइटी में ये चीज़ नहीं है, तो ये हो कैसे, इसे हम ऐसा क्या करें कि ये चीज़ हो जाए। कुछ गलत है तो हम सब ऐसा क्या करें कि वो गलत जो है वो सही हो जाए, ठीक है। यानी आप पहले तो वो वजह देखते हैं कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा हो रहा है, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके साथ आप इंस्ट्रक्शन भी दे रहे होते हैं कि हम अगर ऐसा करेंगे ना तो ये ठीक हो जाएगा। और अगर सोसाइटी में कुछ नहीं है तो भी आप बताएंगे कि हमारी सोसाइटी में ये नहीं है, ऐसा हो सकता है अगर हम ऐसा करेंगे तो, ठीक है। यानी एक तो आप प्रॉब्लम बताएं, साथ ही उसका सोल्यूशन के लिए आइडिया और सजेशन वगैरह भी दें, तो वो आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गई। एग्जांपल से देख लेते हैं कि अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स थ्योरी नॉट ओनली डिस्क्राइब हाउ मनी सप्लाई ग्रोथ अफेक्ट इन्फ्लेशन। यानी कि एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जस्ट ये नहीं है कि आपकी अगर मनी सप्लाई ग्रोथ जो है वो इन्फ्लेशन के ऊपर अफेक्ट कर रही है, बल्कि आपको साथ ये इंस्ट्रक्शन भी देनी है कि किस तरह आप उसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये नहीं बताना कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, आपको साथ उसकी इंस्ट्रक्शंस भी देनी है कि ये प्रॉब्लम हुई है तो इसे हम इस तरह खत्म कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि तुमने ये जो बोला है ना ये गलत बोला है, क्योंकि जब तक आपने अगर आपने कुछ बोला है तो जब तक मैं उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर लेती तो मैं आपको नहीं कह सकती कि आपने जो राय दी थी वो गलत थी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गई। नेक्स्ट जो हमारे पास वो क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जस्ट आपने फैक्ट बताना होता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये प्रॉब्लम है। अगर तो वो होगी तो सामने वाला उसे एक्सेप्ट करेगा कि हाँ तुम ठीक कह रही हो या कह रहे हो। लेकिन अगर वो नहीं है, मैं खुद से कुछ बता रही हूँ, जैसे हमारी सोसाइटी में तालीम की कमी है फॉर एग्जाम्पल, तो कोई सामने से आप बोलते हैं कि जी नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब वेल एजुकेटेड है, ठीक है। तो फैक्ट की बिना पे जो काम हो रहा होता है वो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमी होती है। उसके ऊपर आप कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, आप जस्ट बता रहे हैं कि ये सब हो रहा है, ठीक है। अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, या उसको ठीक कैसे करना है ये आपका काम नहीं है। आपको जस्ट फैक्ट की बेस पे आपको बताना है कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये हो रहा है। इसकी एग्जांपल ऐसी है जब पॉजिटिव इकोनॉमिक थ्योरी माइट डिस्क्राइब हाउ मनी सप्लाई ग्रोथ अफेक्ट इन्फ्लेशन, ठीक है। बता सकते हैं कि ये मतलब अफेक्ट करेगा इन्फ्लेशन के ऊपर, लेकिन आप साथ कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं दे सकते कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक हो गई। अभी वो एज इट आपको कुछ भी नहीं देंगे कि आपको सिंपल से आप कहेंगे एमसीक्यूज में हमारी डेफिनेशन आ जाएगी। वो जैसे यहाँ पे एग्जांपल, इस तरह की कोई भी एग्जांपल वीडियो अपनी तरफ से बना के, अगर तो उसमें आपको पता है कि नॉर्मेटिव में हमें एक तो प्रॉब्लम बतानी है, साथ उसकी इंस्ट्रक्शन भी बतानी है, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अगर तो वो है एग्जांपल में एमसीक्यूज की बेस में, तो फिर तो आप नॉर्मेटिव इकोनॉमिक के ऊपर टिक लगाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ प्रॉब्लम है या कोई फैक्ट बता दिया उन्होंने तो फिर आप पॉजिटिव इकोनॉमिक बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ 2-3 डेफिनेशन है। उसमें क्या है हमारे पास, वी में आ जाता है पीपल, ओके, फर्म, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट आ गई। गुड्स हमारी क्या होती हैं, गुड्स आर द थिंग व्हिच आर प्रोड्यूस्ड टू बी सोल्ड। गुड्स वो जो हम बेचने के लिए चीज़ें बना रहे होते हैं, कपड़े वगैरह, शूज़, कुछ भी और चीज़ें जो हम बेचने के लिए। सर्विसेज इन्वॉल्व डूइंग समथिंग फॉर द कस्टमर बट नॉट प्रोड्यूसिंग गुड, ठीक है। सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं कस्टमर्स को। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, अभी जैसे अभी आपकी शूज़ बन के तैयार होकर आपके पास आते हैं ना, तो वो एज इट तो नहीं हो जाते, उनके पीछे बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बहुत सारी मशीन यूज़ होती होंगी, बहुत सारे लोगों का हाथ होता है बीच में, जो हमारे मजदूर वगैरह होती है, लेबर होती है। तो वो जो सारा प्रोसेस होता है वो हमारी क्या होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो बहुत अहम चीज़ें वो कौन कौन सी है, तो ये आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ये वाले ऑप्शन वो दे देते हैं, इनके अलावा कोई और ऑप्शन जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में नहीं होगा तो फिर वो आपको सिलेक्ट करना होगा खुद से।
इनमें हमारे पास फर्स्ट वन क्या है, लैंड, इंक्लूडिंग द लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल पर्पस एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज टेकन फ्रॉम अबव और बिलो द सॉइल। ज़मीन किसी भी चीज़ के लिए पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसे ही होता है ना, अगर आपको कोई कंपनी बनानी है, कुछ भी करना है, तो ज़मीन का होना तो ज़रूरी है। ज़मीन के अंदर से आपको अगर कोयला वगैरह भी लेना है, तो ज़मीन होगी तो लेंगे ना, ठीक है? तो लैंड हमारा जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, कैपिटल। कैपिटल जो है हमारे पास हमारी मशीन और प्लांट्स वगैरह हो गए। जो मशीन वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं कोई चीज़ बनाने के लिए, कोई कपड़ा वगैरह है, तो उसके लिए जो मशीन हमारी इस्तेमाल होगी, वो हमारी क्या है, कैपिटल। ये भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेबर, कंसिस्ट ऑफ द मैन पावर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। उस चीज़ की प्रोडक्शन के लिए जो मैन पावर यानी कि लेबर की जो ज़रूरत पड़ेगी, जो मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी, जो इंसानों की अपनी उसके अंदर ताकत जो आपकी इस्तेमाल होती है, वो आपकी लेबर। और एंटरप्रेन्योरशिप इंक्लूड द मैनेजरियल एबिलिटी। अभी देखिए आपके पास लैंड है, कैपिटल है, लेबर है, लेकिन आपको मैनेज करने की एबिलिटी आपके अंदर कोई नहीं है, तो वो काम कैसे होगा? आपने ये सारी चीज़ें तो कर ली, लेकिन आपको मैनेज करना ही कोई नहीं आता। तो फिर ये आपकी 4 चीज़ें जो हैं वो क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब वैसे तो किल्लत होता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि जो है ना चीज़ बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आपकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम हो रही है, ठीक है? सोसाइटी हैज़ अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स बट लिमिटेड रिसोर्सेज। हम लोग चाह तो बहुत कुछ रहे होते हैं, हमारी बहुत सारी ज़रूरियात होती है, लेकिन रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे लिमिटेड होते हैं। ये भी हम कह सकते हैं, वी ऑल वांट सम मच ऑफ स्टफ, वी कांट हैव एवरीथिंग दैट वी वांट। यानी कि हम अभी अपनी लाइफ में हम ऐसा होता है ना कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो अभी ऐसा भी नहीं होता कि हम जो कुछ चाह रहे होते हैं वो सारा कुछ ही हमें मिले, तो ये हमारी स्कार्सिटी। नेक्स्ट हमारे पास राशनिंग, यानी जब आपके पास किसी चीज़ की सप्लाई जो है ना वो कम हो जाती है। अभी देखिए मार्केट में क्या होता है, जब भी कोई चीज़ जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आप उसे सप्लाई इतना ना कर सकें, आप कस्टमर की डिमांड पे पूरा ना उतरे, तो आप मार्केट हमारी क्या करती है, वो क्या करती है कि वो उस चीज़ को ना उसकी प्राइस को हाई कर देती है। तो उससे क्या होता है, 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि उसकी डिमांड बढ़ जाती है, यानी कि अगर 1000 लोग एक चीज़ को चाह रहे थे लेना, तो वहाँ पे 2 या 300 लोग रह जाएँगे क्योंकि उसकी प्राइस हाई हो जाएगी। और दूसरा ये होगा कि उस कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होगा क्योंकि वो महँगे दामों बेच रही होगी। और फिर वही जब महँगे दामों बेचेगी तो उनके पास थोड़े रिसोर्सेज़ ज़्यादा हो जाएँगे, तो वो नेक्स्ट क्या करेंगे, उसी चीज़ को थोड़ा ज़्यादा बना देंगे ताकि वो लोगों की डिमांड के ऊपर पूरा उतर सके। तो ये तो हमारी हो गई राशनिंग। ये क्या होती है, हमारी मार्केट भी करती है और गवर्नमेंट यानी टैक्स वगैरह जब गवर्नमेंट लगा देती है कोई चीज़ जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो टैक्स वगैरह लगा देते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इकोनॉमिक सिस्टम है, तो वो हमारे पास क्या है, डिक्टेटरशिप्स। इसमें क्या है कि सिस्टम इन विच इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय द डिक्टेटर व्हिच मे बी अ इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड पीपल। अभी इसमें हमारे पास क्या होता है, कमर्शियल से रिलेटेड जिन चीज़ों को बनाना कैसे है, कहाँ इस्तेमाल करनी है, कैसे बनेंगी, किसको देनी है, ये जो हमारे डिसीजंस होते हैं, ये या तो हम इंडिविजुअली कर लेते हैं या एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उस ग्रुप के अंदर हम देख लेते हैं कि हमें क्या-क्या करना है। नेक्स्ट हमारे पास कमांड और प्लान इकोनॉमी। तो कमांड और प्लान इकोनॉमी में क्या है, कमांड और प्लान इकोनॉमी इज अ mode of economic organization in which the key economic function for whom what how to produce are principally determined by the government directive in planned economy। प्लान इकोनॉमी में यही है कि आप उससे रिलेटेड चीज़ों को बनाना कैसे है, कौन बनाएगा, फिर उसे इस्तेमाल कहाँ करनी है, ठीक है? तो लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें हमारी गवर्नमेंट फैसला करती है, ठीक है? कमांड और प्लान इकोनॉमी हमारी गवर्नमेंट फैसला करती है इसके अंदर, ठीक है? कि कैसे चीज़ें बनेंगी, कहाँ बनेंगी, किस-किस को हम सप्लाई करेंगे आगे, ठीक है? प्लानिंग कमेटी यूजुअली गवर्नमेंट और सम ग्रुप डिटरमाइनिंग इकोनॉमी आउटपुट इन गुड एंड सर्विसेज, वही बात आ गई दैट डिसाइड अबाउट द ऑप्टिमल मिक्स। ऑप्टिमल मिक्स हमारे पास क्या होता है कि आपकी जो रिसोर्सेज है ना उनको मद्देनजर रखते हुए हम जायजा लेते हैं कि इतनी चीज़ें बन सकती हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज है, उससे हम इतनी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है? वो आपका हो गया ऑप्टिमल मिक्स। और फिर हम क्या देखते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नीड टू बी एम्प्लॉयड टू गेट ऑप्टिमल मिक्स, यानी कि उस चीज़ को बनाने के लिए हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे हमने पीछे देखा था ना कि लैंड और लेबर और ये सारी चीज़ें, तो उसकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी हम देख लेते हैं। जस्ट आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और एक बार हैंडआउट को रीड करना है, किसी चीज़ को रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, फ्री मार्केट। फ्री मार्केट में हमारे पास क्या होता है कि जो आपने देखा था ना कि चीज़ों को बनाना कैसे है, कितनी बनानी है, कहाँ इस्तेमाल करनी है, कौन सी मार्केट में देनी है, ठीक है? तो ये सब हम कब करेंगे, जब आपकी ये सारा जो काम ये जो आपका ऊपर प्रोसीजर चल रहा है, आपकी डिमांड और सप्लाई के ऊपर मुयस्सर है, ठीक है? जितनी डिमांड होगी उसके हिसाब से काम सारा चलेगा कि वहाँ पे हमें ये चीज़ इतनी देनी है और डिमांड के हिसाब से ही आप चीज़ों को बनाएँगे। ऐसा तो नहीं है ना कि अभी किसी चीज़ की डिमांड ही नहीं है और आप बस बनाते जाएँ, ऐसा तो नहीं। तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर ये सारा काम होगा आपका। इसमें डिमांड और सप्लाई के अलावा क्या होता है कि इन अ फ्री इकोनॉमी द ओनली गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस आर दोज़ व्हूज़ प्राइस इन द मार्केट इज़ एट लीस्ट इक्वल टू द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग आउटपुट एंड द प्राइस ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट गुड और सर्विस प्रीवियस, ठीक है? अभी देखिए इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि अभी फर्स्ट में क्या होता है कि अभी एक कंपनी ने कोई चीज़ बनाई है तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा, उसकी डिमांड ज़्यादा थी। उसने क्या किया, जितना उसने चीज़ को बनाया ना, तो उसकी जितनी उसके ऊपर कॉस्ट आई, उसने मतलब जब देखा कि जितनी चीज़ उसने बनाई है, उससे ज़्यादा उससे प्रॉफ़िट गेन हो रहा है, वो ज़्यादा कमा रहा है उससे, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा बनाना शुरू कर देगा। ऐसा ही होता है ना, जब भी आप देखते हैं कि आपकी चीज़ जो है वो ज़्यादा बिकना शुरू हो गई है और आपका उसके ऊपर एफ़र्ट भी कम लगी और आपका खर्चा भी कम हुआ है, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा बनाएँगे। अभी जब आप ज़्यादा बना देते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर इतनी उसकी ना वो वैल्यू नहीं रहती, यूँ समझ लें। तो फिर क्या होता है कि वो ज़्यादा लोग उसे कोई खरीदते नहीं है ख़ास। फिर आप क्या करते हैं, अब जब वो चीज़ आपकी बिक नहीं रही, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे, उसकी प्राइस को लो कर देंगे। अब वो लो जो होगी वो इस हद तक हो जाएगी कि आपने जितना उसके ऊपर एफर्ट और वो खर्चा वगैरह सारा किया होता है ना, वो भी आपको ठीक से नहीं मिल रहा प्रॉपर, ठीक है? तो फिर आप क्या करेंगे?
अभी आपने प्राइस तो लो कर दी कि वो चीज़ जो हमारी बेच जाए, तो आपको वो उसका मुनाफा भी कोई नहीं मिल रहा, तो फिर क्या करेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता आप उस चीज़ को बनाना खत्म कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के चलना होती हैं कि मार्केट में इस टाइम किस चीज़ की डिमांड है, हमें कैसे ये सब, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। अगर हम इस्लामिक रूल के हिसाब से देखेंगे ना, जैसे ज़कात हमें अदा करनी है ये वो, अगर इस्लाम के असूलों के मुताबिक जैसे इस्लाम ने हमें इंटरेस्ट यानी सूद हमारे ऊपर हराम कर रखा है, तो इसी तरह भी जो मॉडर्न इकोनॉमिक स्टाइल है वो भी ऐसे ही कर रहे हैं कि ठीक है, वो इस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि सूद वाक़ई हराम है, इसके ऊपर काम चल रहा है। Islam के economic principle of strictly followed would eliminate the possibility of accumulation of wealth in the hands of the few and would ensure the greater circulation of money as well as the wider distribution of wealth. अभी देखें, अगर हम इस्लाम के असूलों के मुताबिक अपना काम चलाएंगे ना, निज़ाम को चलाएंगे, तो ऐसा जो हमारी बहुत सारी पैसे जो है वो अमीरों के हाथ में, तो वो क्या होगा, अगर हम उसमें से ज़कात और ज़कात वगैरह निकालेंगे, इस्लाम के असूलों के मुताबिक चलेंगे, तो क्या होगा, वो जो एक हाथ में रकम है ना सेफ हुई पड़ी हुई है आपकी, ठीक है, सांप की तरह जो अमीर बैठे हैं उसके ऊपर, वो क्या होगा कि गरीबों तक वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो सारे जो है वो अपनी ज़िंदगी को आसानी से चलाते रहेंगे। तो इसमें क्या है कि हमारी ज़कात और सदक़ात एक तो होगी, दूसरा हमारी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, एक इंडिविजुअल से आके आपके रिलेशन में वो तक़सीम होती रहती है, जैसे आपकी ज़मीन वगैरह। नेक्स्ट और जो हमारा इंटरेस्ट है, सूद का ख़ात्मा, इसके ऊपर भी इस्लाम ने बहुत ज़ोर दिया कि सूद हराम है। तो अगर हम इन चीज़ों को देख के चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पाकिस्तान केस मिक्स्ड इकोनॉमिक। तो इसमें क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम रिसोर्स आर गवर्न्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल। इसमें दोनों होती है, गवर्नमेंट भी और इंडिविजुअल भी। सम रिसोर्सेज आर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट एंड सम आर इन द हैंड ऑफ पब्लिक। कुछ चीज़ें आपकी गवर्नमेंट के हाथों होती हैं, कुछ आपकी यानी पब्लिक यानी हमारे हाथों में। ऑप्टिमल मिक्स ऑफ रिसोर्सेज इज डिवाइडेड बाय दिस प्राइस मैकेनिज्म। तो ये आपका जो ऑप्टिमल मिक्स रिसोर्स होता है, ये आपका प्राइस मैकेनिज्म डिसाइड करता है। और पाकिस्तानी इकोनॉमी डज कंसिस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लेन इकोनॉमी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसमें ऐसा होता है कि आपका अपना राइट होता है, आप हमें हमारे ऊपर कोई ऐसी पाबंदी नहीं होती कि आपको इतना ही कमाना है, इतना ही उड़ाना है, इतना सेव करना है। ये हमारा अपना राइट होता है कि हमें कितना सेव करना है, कितना हमें ये सब करना है, ठीक है। लेकिन ये होता है कि गवर्नमेंट जो है डिफेंस को कंट्रोल करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड एंड इकोनॉमिक्स, गुड्स एंड इनकम। इसमें हमारे पास दो होते हैं, वन इज हाउस होल्ड सेक्टर और सेकंड इज बिजनेस सेक्टर। अभी देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर में हमारे पास क्या आ जाता है, हमारी गुड और सर्विसेज आ जाती है, ठीक है। फर्म सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए अभी होता क्या है, होता ये है कि अभी आपको अगर कोई हाउस होल्ड में अगर हम एग्जांपल देखें, तो होता हमारे साथ ये है कि हमें अपनी ज़रूरियात की चीज़ें इस्तेमाल करनी होती हैं, तो वो हम कहाँ से लेते हैं, फर्म से लेते हैं। तो फर्म वो चीज़ें हमें क्यों देगी, वो इसलिए देगी क्योंकि हम उसे पैसा देंगे। इसी तरह अगर देखा जाए तो जो फर्म है वो क्या करती हैं कि फर्म को कोई चीज़ बनानी है, तो उसे बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है। तो वो हाउस होल्ड वाले सेक्टर से ही जाएगी ना, मज़दूर जाएँगे तो वहाँ पे उनकी मदद करेंगे, तो वो अपने उस गोल को अचीव कर पाएँगे। तो अब लेबर क्यों जाएगी, लेबर इसलिए जाएगी क्योंकि वो फर्म उसे पैसा देगी। तो ये एक निज़ाम जो है वो सर्कल के थ्रू चल रहा है, यानी कि पहले लेबर जाती है फर्म के पास, फर्म उसे पैसा देती है लेबर को और अपना काम लेती है, और फिर वही लेबर जो है अपनी फर्म को वो पैसे देती है और फर्म से वो गुड और सर्विसेज ले लेती है। तो ये एक निज़ाम चल रहा है, ठीक है। ये आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे ना, तो एमसीक्यूज़ में आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको ना आए। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी क्या होती है, इसमें हम इकोनॉमी के पार्ट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे मार्केट, प्राइस, इंडस्ट्री, डिमांड और सप्लाई आ जाती है हमारी। यानी कि अगर आप इसको देख लें, जैसे हम माइक्रो के अंदर ना हम किसी एक इकोनॉमिक ट्री को हम स्टडी करें, ठीक है। लेकिन मैक्रो के अंदर हम पूरे उस जंगल को स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमी दैट स्टडी हाउ इंडिविजुअल हाउसहोल्ड एंड फर्म मेक डिसीजन टू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी कि माइक्रो के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि किस तरह जो इंडिविजुअल हाउसहोल्ड और फर्म्स हैं वो किस तरह डिसीजंस को बनाती है, ठीक है, और अपने रिसोर्सेज वगैरह को देख के गुड और सर्विसेज के ऊपर वो काम करती है, किस तरह वो फिर उसके हिसाब से किस तरह बेचती है और खरीदती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा वही चीज़ है कि आप जैसे एक पूरे जंगल को स्टडी कर रहे हैं, तो इसके अंदर आप पूरी कंट्री को लेके चलेंगे, ठीक है। यानी कि आपकी क्या होगा कि आपके प्रोडक्शन, एग्रीगेट प्रोडक्शन कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, इन्फ्लेशन और बिजनेस साइकिल को, ठीक है। तो ये वन बाय वन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल में। हाफ बुक हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स पे होगी और हाफ जो होगी वो मैक्रो पे होगी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ फिर भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। जज़ाकल्लाह।